नमस्कार आई। काम पे नहीं गया? हाँ जाना है ना, बाद में जाना है। हाँ जा। आई हाँ अभी ना बहुत हो गया तेरे घुटने का। हाँ। इस महीने ऑपरेशन करा डालो। हाँ रे करा लूंगी। हाँ और नहीं तो क्या। ये रिमोट किधर रखा है? देख वहीं कहीं होगा। मिला? हाँ मिला। ये आई मस्त कड़क चाय पीने का मन हो रहा है। तो बना ना 2 कप इलायची डाल के। मैं बनाता हूँ, बैठो। बिना चीनी वाली। हैं? आई हाँ। स्वीटी स्कूल नहीं गई क्या? अरे नहीं, उसका बुखार नहीं उतरा अब तक। क्या हुआ? वैसा पानी पी रहा था और पूरा पानी मेरे ऊपर आई। अभी हंसो मत, मेरे को ठंड लग रही है कुछ पहनने के लिए। तो जा ना, बेडरूम में जा और अलमारी में दिनेश के कुछ कपड़े हैं, पहन ले। सोनू मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो पापा की टी शर्ट है ना? स्वीटी बेटा तुम सो जाओ। उठी क्यों? हाँ ओहो अभी बुखार है। सुनो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रहा हूँ अभी, ठीक है? गुड गर्ल, सो जाओ। ये ठीक है ये। अरे तुझे तो एकदम ठीक हो गया। आपका बैंक वाला काम हो? अरे कहाँ, वो चल ही रहा है बस। कहते हैं अभी आधार कार्ड का फोटो ठीक नहीं है। जाने क्या क्या, ये सरकारी काम कोई आसान होते हैं? पीछे लगो तब जाके कहीं होता है। जाने तो क्या बिगड़ता है, आधार कार्ड नहीं है तो। अरे दादा प्रीमियम भरा कि नहीं रे? हेलो हेलो। हाँ अरे पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बाद में हमको मत बोलना कि हम नहीं बोला। अब जल्दी जाके प्रीमियम भर दो। शहरों में जितनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। हमें अक्सर ये नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं वो अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं, और अगर अपराधी कोई करीबी इंसान हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी वागले सोनू को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। बड़ी आसानी से उन्होंने सोनू पर इतना भरोसा कर लिया था कि वो सोनू को घर की हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का अंजाम कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। सर। हाँ पता क्या फोन किसने किया था? सर एक मिस्टर चैटर्जी हैं, उन्होंने फोन किया था। पाटिल बाकी लोग का स्टेटमेंट लो। चलो उस चैटर्जी को मिलते हैं। ये रहे मिस्टर चैटर्जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने फोन किया था? है सर। सर वो बच्ची स्वीटी लक्ष्मी की पोती थी और उसकी माँ श्वेता 7 महीने पहले ऑफ हो गई। तब से वो अपनी नानी के ही साथ रहती थी। नहीं सर, स्वीटी के बाप दिनेश वो तो अलग रहता था। लक्ष्मी और दिनेश में पट्टी नहीं थी और सास और दामाद में तो आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। सर 3-4 महीने पहले दिनेश 3 नंबर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद लड़ाई थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो ये रोज का ही था सर।
तो अभी फिलहाल में किसी नए आदमी को इनके यहाँ आते जाते देखा है? ना सर। एक मिनट सर। सर हम दोपहर में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था तो अचानक एक औरत भागती हुई सीढ़ियों से छत की तरफ चली गई। अब ये औरत कौन थी हमको मालूम नहीं था। सावंत, एक चीज नोटिस की तुमने? छत इंटरकनेक्टेड है। हाँ सर, और छत के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आराम से आ जा सकते हैं। ये छत का चप्पा चप्पा स्कैन करो, हो सकता है खून की छींटे, जूतों के निशान या फिर कोई और सुराग मिल जाए। जी सर। चल। चटर्जी साहब, ये छत हमेशा खुली रहती है क्या? हाँ सर। तुम कौन हो? मैं सर सोनू, यही 2 नंबर बिल्डिंग में रहता हूँ मैं। 2 नंबर तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सर, फैमिली जैसी थी मेरी ये। लक्ष्मी आई को आई बुलाता था सर मैं। स्वीटी मामा बोलती थी सर मेरे को। मैंने मना किया था आई को कि दिनेश को घर से बाहर मत निकालो। किस बात पे लड़ाई होती थी दोनों की? किस बात पे क्या सर? दिनेश का चक्कर चल रहा था सर सलोनी के साथ। सलोनी कौन है? मेरे को लगा आपको मालूम होगा सर। सलोनी बार डांसर है सर, यही बाइकोला में रहती है। बार? दिनेश शादी करना चाहता था इसके साथ, लेकिन आई सख्त खिलाफ थी कि शादी नहीं होगी। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था उसे? यही 1-2 दिन पहले सर। आज नहीं तो कल तो मरेगी ना। ये प्रॉपर्टी पैसा किसका? मेरा। अरे उसमें से 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी आईसीयू में थी और तू इसके साथ। कुछ भी भूली नहीं हूं मैं। अरे 1 लाख क्या, 1 रुपया नहीं दूंगी मैं तुझे इस नचनिया पे लुटाने के लिए। और देखते रहना, सारा पैसा मैं स्वीटी के नाम कर जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। अब देख मैं तेरे से कैसे पैसा निकलवाता हूँ। चल सलोनी। पता नहीं सर दिनेश को क्या मिला, सब लोगों को मारकर। सावंत, उस दिनेश और सलोनी को उठा लो, देखते हैं क्या निकलता है। उनके सर के पीछे किसी भारी भरकम चीज से चोट की गई थी। इतनी बुरी तरह की खोपड़ी फट गई। उसके बाद पेट में 7 बार चाकू से वार किया। फिर उस मासूम बच्ची का गला काटकर उसे भी मार दिया। अपराधी ना ताला तोड़ के घुसा, ना ही कोई हाथापाई का निशान है। मतलब कि जो भी लक्ष्मी जी के घर में घुसा वो उनके जान पहचान का ही था। तुम्हारे पास तो उनको मारने का पक्का मोटिव भी था। जितनी नफरत तुम अपनी सास। क्या कह रहे हैं सर? सास को छोड़िए, मैं अपनी बेटी को मार दूँ? क्यों? दिनेश की सास और उसकी बेटी, उन दोनों को रहते हुए तुम दोनों शादी नहीं कर सकते थे और तुम दोनों को लक्ष्मी की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। इसलिए दिनेश ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, दिनेश वैसा आदमी नहीं है सर। वो तो स्वीटी से बहुत प्यार करता था। इतने साल के सर्विस में मैं एक बात सीख गया हूं कि लड़की और लालच, इन दोनों के चक्कर में इंसान वो काम कर जाता है जिसे करने से पहले शैतान भी 2 बार सोचे। तो फिर क्या तुमने मारा स्वीटी को? नहीं नहीं सर, मैं कैसे मार सकती हूँ स्वीटी को? वो तो मेरी बेटी जैसी थी सर, और स्वीटी भी मुझे बहुत लाइक करती थी। आई शपथ सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस दिन तुम काम पे नहीं गए थे तो कहाँ थे तुम? उस दिन मैं सलोनी के साथ उसके घर पे था सर। अच्छा, तुम तो इधर थी ना, लक्ष्मी जी के घर पे। उनके पड़ोसी ने तुम्हें छत पे जाते हुए देखा था जब तुम मर्डर करके वहां से भाग रही थी। नहीं सर, झूठ है ये। मैं तो अपने घर पे थी उस टाइम। आप चेक कर सकते हैं सर। इस बार ऐसी चाल खेली है ना मैंने, देखना पुलिस झक मार के इन दोनों के पीछे ही जाएगी। ये क्या बाबा आदम के जमाने का डिजाइन है, मुझे नहीं पसंद। हाँ तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, पसंद कैसे आएगा? मतलब फिर किसके लिए ये? मोहम्मद अली रोड पर एक दुकान है, तुम ये सारा सामान वहां पर लेके जाना और बेच आना। ये सब? हाँ, ये सब अपन बेचेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या?
समझदार तो तुम हो। समझदार बहुत हूँ मैं, अजीब अजीब चीजें करता हटो, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? ये लो शर्ट पहनो। जल्दबाजी में गलती कर दी ना दिनेश राव। देखो तुम्हारी टी शर्ट मिल गई उस बिल्डिंग के पीछे कचरा पट्टी से, और स्वीटी और लक्ष्मी जी के खून के निशान भी है इस पे। क्या नहीं? टी शर्ट मेरा ही है सर ये, और जब से घर शिफ्ट किया 5 महीने पहले तो टी शर्ट वहीं पे रखा था आई की अलमारी में। देखो ये कहानी किसी और को सुनाना, समझा? वरना हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, पिछले 5 महीने से टी शर्ट मैंने नहीं पहना, आई शपथ। कॉल रिकॉर्ड की सबसे वारदात के वक्त सलोनी का फोन बाइकला में था, और उसी वक्त इस मोबाइल से फोन भी किए गए थे सर। इसका मतलब सर चैटर्जी ने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वो सलोनी नहीं थी। उनका एलिबाई क्रॉस चेक करो, पता करो क्या ये लोग वाकई में उस वक्त भाईकाला में थे या फिर ये पुलिस को भटकाने की चाल है। सर टी शर्ट पर डेट 5 महीने पहले की है। बिल्डिंग के बाजू वाले धोबी से पूछा तो उसने बताया कि उसी का लिखा हुआ है। दिनेश ने भी कहा कि पिछले 5 महीनों से उसने ये टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि लक्ष्मी जी की अलमारी में थी। सर दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है सावंत कि पिछले 5 महीनों में दिनेश कभी भी लक्ष्मी के यहाँ जाके अपनी टी शर्ट ले गया हो, या फिर उसने खुद ने यह खून नहीं किए बल्कि किसी और से करवाए हैं। तो अब सर और रगड़ना है उनको? नहीं, वो दिनेश और सलोनी को छोड़ दो। अभी तक हमारे हाथ ऐसे सबूत नहीं लगे हैं जिसके बिना पर हम उन्हें यहाँ रोक सके, लेकिन जल्दी ये लगने वाले हैं। मैंने ऐसी चाल चली है कि पुलिस झक मरा के भी उनके पीछे जाएगी। थोड़े डींगे मार रहे थे ना, छोड़ के दोनों। अब दूसरा इंतजाम करेंगे। सोनू का दिमाग देखा नहीं है तुमने। पता नहीं क्या दिखाओगे तुम। मेरी तो डर के मारे जान ही सूखी जा रही है। एकदम कसम से कह रही हूँ मैं, बहुत डर लग रहा मुझे। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हो तुम। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी, और दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी। कोई गलती नहीं किया मैंने, और मैंने जो भी किया ना हम दोनों के लिए किया। अगर अपन फंसे डूबे तो एक साथ डूबेंगे। सोनू एक खतरनाक रास्ते पर निकल चुका था। कानून से आंख में चोली खेल रहा था। शक के दायरे में और भी लोग थे, लेकिन उनका भी मोटिव साबित नहीं हुआ था। इसलिए सूझबूझ दिखाते हुए पहले पुलिस ने इस केस के दूसरे पहलुओं की जांच की और फिर उल्टी तरह से सोचना शुरू किया। अब वो चोरी किए गए माल को ट्रैक करते हुए मुजरिम तक पहुंचना चाहते थे। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिनके लिए ये नशा सा बन जाता है, पर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये भूल जाता है कि जुर्म की जिंदगी छोटी होती है और उसका अंजाम दर्दनाक। अब देखना यह था कि घबराहट में सोनू क्या कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पुलिस को उस पर शक हो जाएगा, या फिर वो पुलिस को चकमा देने के लिए कोई दूसरी तरकीब निकाल लेगा। सावंत सर, हमें पता करना है लक्ष्मी की प्रॉपर्टी असल में थी कितने की। देखो कोई बैंक डॉक्यूमेंट या फिर पासबुक मिला तो। जी सर। चल तुम इकडे बघा। हाँ सावंत, कुछ नहीं मिला सर। अरे सर, आप लोग यहाँ पर? कुछ पता चला आप लोगों को कि किसने किया? हाँ चल जाएगा पता। यार तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ? तुम तो लक्ष्मी जी के काफी करीब थे ना, फिर तो तुम्हें पता होगा उनका अकाउंट कौन से बैंक में था। सर मैं करीब ज़रूर था, लेकिन ये बैंक अकाउंट की बातें ये सब
ये घर वालों को ज़्यादा पता होती है। अब था तो मैं पड़ोसी। दिनेश को ज़रूर पता होगा अगर आप उससे पूछेंगे तो। दिनेश होता है यहाँ पर तो आपको पता चल जाता, लेकिन है नहीं वो यहाँ पर। अच्छा, कहाँ गया वो, कुछ पता है? सर मालूम नहीं है कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब दिनेश है मेरे बड़े भाई जैसा, लेकिन पैसे लोगे मुंह खोलने के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि दिनेश जिस हिसाब से रात को यहाँ से चोरी चुप के निकला था, काफी डाउटफुल लग रहा था वो। आप कौन है? ये मेरी भाभी है। नमस्ते। नमस्कार। यार सोनू, काफी महंगा शौक है तुम्हारे यहाँ। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत मुझे म्यूजिक का शौक है तो वो। काम क्या करते हो तुम? काम तो सर मैं सेल्समैन हूँ, मैं पावर ऑप्टिमाइजर बेचता हूँ घर घर जाकर। ये मेरे भैया हैं। हाँ जी। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेल्समैन की सैलरी में कैसे इतना सब कुछ। भैया अमेरिका में रहते हैं। हाँ, वहाँ से हर महीने पैसे भेजते हैं तो सब कुछ सब चाय। अरे भाभी, दो कप। नहीं, सुनो, चाय कॉफी फिर कभी। बस इतना बताओ, तुम्हें पता है लक्ष्मी जी का अकाउंट कौन से बैंक में था? नहीं सर, सच में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बताइए ना क्या बात है। सर, एक आइडिया है। बिल्डिंग के मेंटेनेंस का चेक जनरली सेक्रेटरी के पास जाता है, शायद उन्हें पता हो। हाँ, चैटर्जी अंकल को पता होगा, वो इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। हाँ, मैं लेके चलता हूँ आपको, चलिए। चल। नमस्कार सर, लक्ष्मी जी का एसबीआई में अकाउंट था। का पेमेंट वगैरह सब क्लियर है? हाँ सर, लक्ष्मी जी का मेंटेनेंस का पेमेंट हर महीने के 5 तारीख को आ जाया करता था। ये फोटो कब की है? 4 साल पहले का है सर, गणेश उत्सव का। क्या देख सकता हूँ मैं? हाँ सर। देख रहे हो सावंत, कितने सारे गहने पहने हैं। हाँ सर, जितना हमें इनके घर से बरामद हुआ उससे कम 5 गुना ज्यादा। इस फोटो को हम रख रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, बैंक मैनेजर से बात करो और पूरा डिटेल निकालो। धन्यवाद। और हाँ, इस फोटो को एनलार्ज करो आप। जितने भी गहने लक्ष्मी जी ने पहने हैं उनके डिज़ाइन का प्रिंट आउट निकालो और सारे सुनार और ज्वेलरी शॉप वालों को दिखाओ जो हमारे लिस्ट में है। सावंत, एक बात शुरू से खटक रही है मुझे कि दिनेश हमेशा अपने सास से झगड़ता था पैसे को लेकर, और सोनू ने भी बताया कि दिनेश और सलोनी लक्ष्मी से लड़ाई करते थे गहने और पैसों को लेकर। तो तुम्हें क्या लगता है दिनेश, मतलब सास तो फिर भी एक बार ठीक है, अपनी खुद की बेटी का खून करेगा? आंटी केबल कंपनी से आया। अच्छा, आजा। सलोनी मैडम है क्या? नहीं रे, वो तो बाहर गई है। क्या काम था? वो मेरे को फोन किया मैडम ने, कह रही थी कि केबल का प्रॉब्लम है, कुछ चैनल नहीं चल रहा। तो चेक कर लेना, मेरा मराठी चैनल भी क्लियर नहीं दिखता है। मैं अभी बराबर चेक करता हूँ। हाँ। मौसी, पानी मिलेगा क्या? हाँ, देती हूँ। ये क्या प्रॉब्लम था बेटा? वो पीछे का प्लग ढीला हो गया था। अच्छा। अभी मराठी चैनल पे चलेगा। अच्छा। अभी आप फोन करना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ हाँ। नमस्कार।
सुनो हाँ। प्लीज यहाँ से कहीं चलते हैं ना। तुमने कहा ना कि पुलिस को उस गहनों का डिजाइन मिल गया है। सुनो, पुलिस को तुम पे शक हो गया तो? किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तुम देख लेना, पुलिस मुझे टच तक नहीं कर पाएगी। हाँ, ये मुंबई में नहीं रह सकते गहने, ना इन्हें यहाँ पर बेच सकते, ये एक प्रॉब्लम है। तो सुनो सुनो, जब तक मामला ठंडा होता है तब तक प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज। 2.5 लाख का कर्जा है मेरे सर के ऊपर, कौन चुकाएगा? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैंने बात कर ली है। मैं कानपुर जाऊंगा, ये सब गहने लेकर मैं कानपुर जाऊंगा, वहां बेच दूंगा और आ जाऊंगा वापस, बस। और तब तक पुलिस गेट पे आ गई तो क्या बोलूंगी मैं पुलिस को? तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उन्हें कह के जाऊंगा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसी के पीछे पागल हूं मैं। अच्छा, तुम देखना, पागल होगी पुलिस। सर, सर मुझे 1 हफ्ते के लिए कानपुर जाना था। वो क्या है कि मेरे घर वालों ने मेरी सगाई पक्की कर दी है सर। अरे वाह, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा कानपुर का एड्रेस है और ये कानपुर का नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर। तो आपको जैसे भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना सर। बस इतना ही है कि स्वीटी और आई को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, अपना तो रिकॉर्ड है, ना ही किसी मुजरिम को कभी छोड़ा है और न ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई है। और जिसने ही तेरी आई और स्वीटी को मारा है ना, वो नहीं बचेगा। हाँ सर, थैंक यू। हाँ आमिर भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सब सेट हो चुका है। हाँ मैं आज शाम की ट्रेन से आ रहा हूँ। हाँ, खुदा हाफिज़। क्योंकि सोनू हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था, इसलिए पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसे जाने से रोक पाते। सोनू जानता था कि किसी भी मुजरिम के जुर्म का पहला सबूत उसका डर होता है, इसलिए उसने डंके की चोट पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सारी जानकारी दे दी ताकि उस पर किसी भी तरह का शक न जाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वा सकता था। सोनू अपनी आगे की प्लानिंग में लग गया। पुलिस की तफ्तीश भी जोरों पर थी। ये एक ऐसा पेचीदा केस था जिसमें हत्या और चोरी दोनों हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था। सर, मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले लक्ष्मी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया। टोटल 8 लाख कैश और 50 तोले सोना, सब कुछ निकाल लिया। ये उसका पर्सनल अकाउंट है? सर, ये उनकी बेटी श्वेता का अकाउंट है, जिसका नॉमिनी श्वेता का हस्बैंड दिनेश था। फिर कुछ 7 महीने पहले श्वेता ने दिनेश को हटा के अपनी माँ लक्ष्मी को नॉमिनी बना दिया। श्वेता की डेथ के बाद से लक्ष्मी इस अकाउंट को हैंडल करती है। मुझे लगता है सावंत, श्वेता को दिनेश और सलोनी के अफेयर के बारे में पता चल गया हो। जी सर, श्वेता बीमार थी और उसे इस बात का डर था कि उसके जाने के बाद स्वीटी का क्या होगा, इसलिए उसने दिनेश को हटा के अपनी माँ को नॉमिनी बना दिया। और इस बात पे दिनेश लक्ष्मी से भिड़ गया और उसने उसे धमकी दी, तो लक्ष्मी डर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपना बैंक ही बदल देगी। और इस बात की भनक दिनेश को भी लग गई। तो सारी थियरीज दिनेश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। सिर्फ एक पक्के सबूत की ज़रूरत है, कत्ल का वो हथियार या फिर चोरी का माल। दिनेश को उठाते हैं फिर से। सर आप लोग, क्या हुआ सर? चलो अच्छा है तुम यहाँ आओ, घर की तलाशी लेनी है। क्यों सर, अब क्या हुआ? सर बट हुआ क्या है? सर, कैश और ज्वेलरी। मुझे नहीं पता कहाँ से आया। आई शपथ सब। बाकी का पैसा ज्वेलरी कहाँ है दिनेश? सर मुझे नहीं पता सर। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। ले चलो इन दोनों को। चल सर, नहीं सर, चल। 1 मिनट सर। सर चल। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम?
हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। और सारे सबूत और गवाह तुम दोनों के खिलाफ हैं। तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ये बताओ, कौन तुम्हें फंसा सकता है? पता नहीं सर, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सर। अच्छा, तुम्हें पता था तुम्हारी सास अपना बैंक बदलने वाली थी? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। आई को मुझ पे एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था। ज़रूरत पड़ने पे कभी उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन बाहर वालों की हमेशा वो हेल्प करती थी। बाहर वाले? हाँ सर, सोनू, वो 2 नंबर की बिल्डिंग वाला। आई ने खुद उसको 5-6 बार पैसे उधार दिए हैं, वो भी 10-20 हज़ार करके। लेकिन वो सोनू क्यों पैसे उधार मांगने लगा? उसका भाई तो अमेरिका से पैसे भेजता है ना उसके लिए। भाई का कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि वो बिल्डिंग में हर दूसरे आदमी से उधार लिया करता था। आई को उस पर बहुत ट्रस्ट था। सावंत, मुझे सोनू की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चाहिए। सर चोरी हुए गहनों में से एक डिज़ाइन को आइडेंटिफाई किया गया है। मोहम्मद अली रोड के एक सुनार को ये बेचा गया था। साहब, 4 दिन पहले एक औरत आई थी ये गहने बेचने के लिए। मुझे 1% डाउट हुआ, पर मैंने कुछ नहीं बोला। डाउट किस बात का? साहब, एंटीक मराठी जाड़े गौची स्टफ के गहने अगर एक बुर्का पहने औरत बेचने के लिए आती है तो डाउट तो होगा ना सर। घर में CCTV कैमरा नहीं है क्या? नहीं साहब, छोटी दुकान है, कैमरा नहीं है। अरे पब्लिक की सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए हैं। साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। कल तक अगर यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं लगा ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये पंचनामा करके ये सब गहने जब्त करो। सर, कानपुर वाले मिश्रा जी का फ़ोन आया था। सोनू ने जो नंबर और एड्रेस हमें दिया है वो सही है। मुझे लगा ही था। अरे तो फिर से आ गया, सुधर जा। वो मिश्रा से को उस पर नज़र रखें। और बाकी कुछ डिटेल पता चला? सर, सोनू को ऑफिस से कॉल शीट्स मिले हैं। वारदात वाले दिन यानी कि 4 तारीख को वो शाम तक कांदीवली में ही था। सर, रजिस्टर में जो टाइम दर्ज है उसके हिसाब से जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त उसने 2 सेल भी किए, तो मर्डर कैसे कर सकता है? कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे सर? उसका बैंक डिटेल चेक किया तुमने? पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई सर। शुरू के 7 महीनों में पहली तारीख को उसके भाई के फॉरेन अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से 1 भी रुपया नहीं आया। और आज की तारीख में लगभग उसका अकाउंट खाली है। हाँ, तो इसीलिए वो हर किसी से पैसे उधार मांगता रहा। तो दिनेश वाज राइट। लेकिन उसके भाई ने अचानक पैसे भेजना बंद क्यों कर दिया? सर, इसका जवाब तो उसका भाई ही दे सकता है। उसके फॉरेन अकाउंट से उसका नंबर निकालते हैं, सोनू के भाई से कांटेक्ट करते हैं। अम्मा प्रणाम। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला के बैठी हो? सब ठीक है मुंबई में। कहा ठीक है? उस चुड़ैल ने अपनी चंगुल में फांस लिया है तुझको। अरे अम्मा, तुम हर बार एक ही बात क्यों करती हो? हाँ, छोड़ दो। तू उसे छोड़ दे और कानपुर वापस आ जा। अरे क्या रखा है बम्बई में? अम्मा, बम्बई में जिंदगी है मेरी, पैसा है वहां पर। मुझे आप लोगों की तरह कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है यहाँ पर। तो हर बार एक ही बात की रट लगाना छोड़ दो आप। हेलो। हाँ
हाँ आमिर भाई, सोनू बोल रहा हूँ। माल चेक किया क्या? हाँ भाई, चेक कर लिया, पूरे 12 लाख का है। कानपुर में मेरे भैया भाभी का एक अकाउंट है जिसको आज तक अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप एक काम करना, उसी में पैसा डलवा दो। ठीक है भाई, हो जाएगा, बस बैंक का डिटेल मुझे मैसेज कर दो। करता हूँ मैं, ठीक है। बेटा पापा है? हाँ एक मिनट पापा। मिस्टर भोसले जी, क्या आपने इस महीने की 4 तारीख को पावर हाउस कंपनी का ऑप्टिमाइजर खरीदा था? 4 तारीख को? हाँ हाँ, क्यों? इसी सेल्समैन से खरीदा था। चेहरा तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो सेल्समैन की दाढ़ी थी, इतना याद है मुझे। हेलो, हाँ शीतल, सगाई की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं परसों, और सब कुछ ठीक रहा ना तो मैं तरसों तक मुंबई आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक नंबर का शातिर खिलाड़ी है सोनू। उसने भाप लिया होगा कि शीतल का फोन टैप हो रहा है, इसलिए कोड वर्ड में उसने अपना मैसेज पास कर दिया। मैसेज? सगाई, सगाई, इसी में कोई क्लू छुपा है सावंत। सर, आपने एक चीज नोटिस की? शीतल की आवाज कांप रही थी। मेरे ख्याल से वो इस वक्त काफी टेंशन में है। जब मिट्टी गीली हो तो खुदाई करना आसान हो जाता है। आप लोग? सर, सोनू घर पे नहीं है। सर मैडम, इसे पहचानती हो? मोहम्मद अली रोड के जिस दुकान पे तुम इसे बेचने गई थी, उसके सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है तुम्हें। सर, हो ही नहीं सकता, उस दुकान पे कोई सीसीटीवी कैमरा। लेकिन सर, लेकिन साहब मेरी बात सुनिए सर, इस ज्वेलरी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सर एक मिनट। हाँ सर, मैं भी सेल्समैन ही हूँ। 4 तारीख को तुम ही गए थे ना कांदिवली, सोनू के बदले? 4 तारीख को बता। वो सर, वो सर अपन दोनों की सेटिंग थी। दोनों में से एक का अर्जेंट कोई काम रहेगा ना, तो दूसरा उसका कॉल संभाल लेने का। तावड़े सर, इसका स्टेटमेंट लो। परफेक्ट एलिबाई, परफेक्ट क्राइम। इतना परफेक्ट कि दूर दूर तक उस पर कोई शक न जाए। केस तैयार है सावंत, और गवाह भी तैयार है, और इस शीतल का कन्फेशन भी मिल जाएगा। अब इस सोनू को कोई बचा नहीं सकता, बहुत भगाया साले ने। अरे आप लोग यहाँ पर से? हाँ, तेरी सगाई में आए हैं। लेकिन तेरी सगाई तो टूट गई ना, तो अब कहाँ जा रहा है तू? तुम ही से पूछ रहे हैं, बताओ। मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा, हमें कैसे पता कि तुम यहाँ मिलोगे? मैं आपको खुद बता के आया था सर कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। सुन रही यहाँ, मतलब इस वक्त इस कंपार्टमेंट में। आवड़े, तेरा ये दोस्त आमिर, इसी ने तेरा टिकट बनवाया ना, ये भी अपने साथ मुंबई आ रहा है। और हाँ, वो कुछ गहनों के बारे में बता रहा था, तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? शीतल ने सब कुछ बता दिया। कैसे तुमने लक्ष्मी और स्वीटी का खून किया, फिर कैसे तुमने सारे गहने और पैसे चुरा लिए, और फिर कैसे बड़ी चालाकी से शक की सुई दिनेश और सलोनी की तरफ ले आए, सब कुछ। शीतल? हाँ, तेरी शीतल भाभी। अरे रे 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 रे, तेरा भाई जो है ना अमेरिका में, उससे भी बात की हमने। अपनी भाभी के साथ सो रहा था वो, मैंने खुद उसे पकड़ा है। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मना किया था उससे सर, वो मेरी सुने तब ना। सर मर्डर वाले दिन से लेकर अभी तक मैं बस उसको बचाता आ रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। पर अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, उस औरत ने सर
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, उसने किसने? मेरी भाभी सर। मैं मुंबई नया नया आया था सर, मुझे कुछ नहीं पता था। इस औरत ने भड़काया मुझे, मेरे अपने सगे भाई के खिलाफ मेरे को भड़काया सर। मैंने गलती की है सर, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता सर। मैं कैसे छोटी सी बच्ची को मार सकता हूँ सर? मैं कैसे सर? अच्छा, मतलब तेरा कहना है कि शीतल ने ये खून किए हैं? मैं तो कांदीवली में था ना सर। अरे हाँ, मैं आया तो मैंने देखा। लेकिन तेरा वो दोस्त शाहिद, वो तो कुछ और ही कह रहा है। वो कह रहा है कि उस दिन वो तेरे नाम से मिस्टर भोसले को कांदीवली में ऑप्टिमाइजर बेच रहा था। तो इसका मतलब तू लक्ष्मी और स्वीटी का बेरहमी से कत्ल कर रहा था। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदद के लिए। थैंक यू। हाँ, तो तू अब कंटिन्यू कर। मुंबई तक का लंबा सफर तय करना है, तो बहुत टाइम है अपने पास। कर शुरू। भैया ने पैसे भेजने बंद ही कर दिए, और जिस तरह का मेरा रहन सहन था, खर्चे थे, पैसे कम पड़ने लगे। शीतल का खर्चा अलग। मुझे ये बात पता थी कि लक्ष्मी आई के पास काफ़ी ज्वेलरी है। मुझे ये भी पता था कि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि किसी दिन उनका दामाद दिनेश उनके सारे पैसे हड़प लेगा। इसीलिए मैंने उन्हें आइडिया दिया कि आई, तुम ना सारे पैसे, गहने वगैरह सब कुछ निकाल कर ये वाला अकाउंट बंद कर दो। एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें डाल देते हैं, और दिनेश को हल्की सी भी भनक नहीं लगेगी। मैं खुलवाऊंगा नया अकाउंट, हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इंसान की खोपड़ी में एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी कुंडे जैसी चीज़ या फिर किसी भारी चीज़ से अगर चोट करें तो याददाश्त चली जाती है। मुझे पहले ये भी ख्याल आया कि मैं इस छोटी बच्ची को कहीं दूर छोड़ के आ जाता हूँ सर, पकड़े जाने का डर। और मानना पड़ेगा, मैट्रिक फेल है ना तू? 21 साल के सेल्समैन से इस तरह के प्लानिंग की उम्मीद नहीं की थी हमने। भाई, अगर अपना दिमाग सही जगह पे लगाते तो कुछ साल और जी लेते तुम। सोनू जैसे शातिर दिमाग वाले मुजरिम पुलिस से रोज नहीं टकराते, लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर बैठता है, और फिर उसकी बनाई हुई फर्जी कहानी ताश के पत्तों के महल की तरह एक फूंक में ढह जाती है, क्योंकि कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। हमारे बड़े बुजुर्ग शायद अपनी तन्हाई, अपने अकेलेपन की वजह से किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने दिल का हाल बांट लें, लेकिन उनके लिए भी ये बेहद जरूरी है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा ना करें। साथ ही ये केस हमारे सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? ये जरूरी है कि हम अपने आसपास में रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों के बारे में जानकारी रखें और समय समय पर उनका हालचाल जानते रहें। जो माँ बाप हमारी जिंदगी बनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, क्या जीवन के इस पड़ाव पर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज नहीं बनता? और हम ये ना भूलें कि जीवन के इसी पड़ाव पर एक ना एक दिन हम भी खड़े होंगे। सर सिर्फ बॉडी है, सर काटा हुआ है। आदमी है या औरत? औरत है सर। लगभग 40-45 के आसपास की उम्र होगी। बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। कातिल ने पहले मारा होगा और उसके बाद सर काटा है। बॉडी के स्वेलिंग से लग रहा है कि मर्डर लगभग 15-20 घंटे पहले हुआ है। और एक बात सर, बॉडी को एक न्यू ब्रांड सूटकेस में डालकर मीरा रोड स्टेशन के बाहर फेंका गया था।
फिर वो बैग यहाँ कैसे आई? सर एक सफाई कामगार वाला है, उसे मिली थी बैग। उसने बैग को खोला था या सिर्फ इन्फॉर्म किया? नहीं सर, खोला भी था। मर्डर वेपन? सर मेरे ख्याल से कातिल ने सर काटने के लिए एक तो चॉपर या करवट का इस्तेमाल किया। सर इसे मिली थी बॉडी। समझते नहीं क्या तुम लोग? हर पॉसिबल तरीके से बताया जाता है, अनजान चीज को मत छो। गलती हो गई सब। वो बैग स्टेशन पे पड़ा था, सोचा उसमें का सामान बेच के 4 पैसा मिलेगा। दलवी इसका स्टेटमेंट ले लो सर, और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। शिंदे सर, सारी चौकियों से पूछो कहीं 40-45 साल की औरत के मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या? सर। और ये बैग जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। ओके सर। इसमें कुछ मिला तांडेल? नहीं सर, बैग से भी कोई क्लू नहीं मिला है। एक काम करो, सायन और धारावी के बैग मार्केट में इस बैग का फोटोग्राफ डीलर्स को दिखाओ और पूछो कहाँ कहाँ भेजी गई ये बैग इस ब्रांड की। लेकिन सर ऐसी तो काफ़ी सारी दुकानें होगी। जब तक ये बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती हमारे पास दूसरा कोई क्लू नहीं है। एरिया के सारे मोबाइल वैन्स को इन्फॉर्म करो, बॉडी का सर जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। ओके सर। चेहरा इंसान की सबसे बड़ी पहचान। मुंबई पुलिस को मिली थी इस बार बिना पहचान वाली, बिना सर वाली लाश। किसी ने एक औरत को बड़ी बेरहमी से मारा था। उसके सर को शरीर से अलग कर उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया था। सरकटी लाश और सूटकेस, जो भी था पुलिस के हाथ में वो बस इतना ही था। पुलिस के लिए ये लाश जैसे एक पहेली बनकर सामने खड़ी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये कत्ल मुंबई में किया गया था या फिर मुंबई के बाहर से आकर इस बैग को फेंका गया था। यहाँ पे बहुत बास आ रही है, कहीं और चलते हैं। शायद उस बैग से आ रही है। मत जाओ वहाँ पे, चलो यहाँ से। रुको ना। दो दिन तक पुलिस उस बैग की दुकान को ढूंढती रही और तभी पुलिस को कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में पता चला और उनमें से एक की डिटेल्स इस डेड बॉडी के साथ सबसे ज्यादा मैच हो रही थी। आपने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? जी साहब। कौन है मिसिंग? मेरा भाई और उसकी फैमिली, 3 लोग हैं साहब। मेरा भाई पवन गावित, उसकी बीवी सुमित्रा गावित और उसकी बड़ी बेटी अर्चना 2-3 दिन से लापता है साहब। उन लोगों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं साहब और घर भी बंद है 2-3 दिन से। वो लोग पहले नासिक में रहते थे, अभी 1 ही साल हुआ यहाँ पे आए हैं। ये उसकी छोटी बेटी अदिति है। ये कहाँ रहती है? ये नासिक में रहती है साहब। इसका यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए ये वहाँ अपने मामा के पास रहती है। और सुमित्रा की उम्र लगभग 40 और 45 के बीच में? जी साहब। तांडेल, इनको बॉडी आइडेंटिफिकेशन को लेकर जाओ। आइए। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। ये सरिता जी की भाभी की ही बॉडी है, सुमित्रा गावित। और रिपोर्ट के मुताबिक सर भी बॉडी से मैच हो गया है। अच्छा, तो सरिता को लेकर पवन गावित के घर पहुंचो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दरवाजा खुल गया।
आप लोग बाहर ही रुके, शायद हमें अंदर ऐसा कुछ मिले जो ये लड़की देख ना पाए। आप यहीं पे रुकिए। रणवीर, सगळं घर नीट तपासा, कुछ भी निशान, कुछ भी सुराग, कुछ भी धब्बा मिलता है ध्यान से देखो। शिंदे वर जा। हाँ तो नहीं बेटा, रवि, खून के सॅम्पल लो. सर. शिंदे सर. वर का मिळालं? नाही सर. एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलाओ, साइट ऑफ क्राइम है, घर सील करना पड़ेगा. यस सर. तू का झालं रडायला? अदिती, अरे सुन ना, ऐक, तू मस्ती नाही करायची. ऐक बाळा, असं नाही करायचं, आईला त्रास नाही द्यायचा. सुन ना. अरे बापरे, अरे कितना तंग करती है तू, और इतना बड़ा चॉकलेट एक साथ खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे तेरे. चल अभी इसे रख दे, ठीक है, बाद में खाना. पर नहीं, मुझे खाना है. एक सेकंड. घे, आई तुला भरवते. ओके. सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 23 तारीख को रात को 11 बजे से लेकर देर रात 4 बजे के बीच में हुआ, और मर्डर करने के पहले विक्टिम को नींद की दवाई दी गई थी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिली. उनके घर में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला? नहीं सर, लेकिन सुमित्रा को घर पर ही मारा गया, और मारने के बाद उसका सर काटकर प्लास्टिक बैग में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दिया गया, और बॉडी सूटकेस में भरकर कहीं अलग जगह पर फेंक दी गई. मुझे लगता है तांडेल, हमें उस सरिता से बात करनी पड़ेगी. कुछ ना कुछ तो हुआ है इस परिवार में जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ है. बच्ची को आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाना. जाओ बेटा, ये आंटी आपको आइसक्रीम खिलाएगी. सुमित्रा जी, आपके भाई का मिजाज कैसे था? मतलब गुस्से वाला था या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, एकदम सीधा साधा है मेरा भाई. तो वो नासिक से मुंबई शिफ्ट क्यों हुए? क्या बताऊं साहब, इस सब के पीछे उसकी बीवी सुमित्रा है. उसी के पापों का फल भुगत रहा है मेरा भाई. पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हालत में होगा. ऐसा क्या किया था सुमित्रा ने? खूब कटकटी बाई होती. उधर नासिक में थी तब भी बहुत कटकट करती थी. उसको शुरू से ही मुंबई में आकर रहने का था. फिर जब मेरा भाई उसको मुंबई रहने के लिए लेकर आया तो यहाँ की चकाचौंध देखकर पागल सी हो गई थी एकदम. जब देखो तब इसे कुछ न कुछ चाहिए रहता था. मैं कब से आपको बोल रही हूँ, थोड़े से पैसे दो ना मुझको. अरे सोने का भाव मालूम कितना कम हो गया, थोड़ा सा सोना खरीदना सोच रही थी मैं. इतना पैसा नहीं है मेरे पास. एक तो महीने का इतना खर्चा पूरा नहीं हो पाता, और तेरे दिमाग में इतना क्या भरा पड़ा हुआ है? तुम्हारे साथ में शादी करके फंस गई मैं. पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी पे तुमसे मुलाकात हुई, नशीब फुटला माझं. तो देर कहाँ हुई है, तो जाओ ना छोड़कर मुझे. कब का? तेच म्हणते मी, तुम्हाला तेच पाहिजे ना. क्या ना, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तो तुमको छुटकारा मिलेगा. ऐसी एक चीज मुझे बताओ जो मैंने तुमसे मांगी और तुमने मुझे प्यार से ला कर दी. छोटी छोटी चीज के लिए तरसा के रखा है तुमने मुझे. मुलगी लग्नाला आली, पण तुझा सोच काय गेला नाही अजून. तेच म्हणते मी, पोरगी लग्नाची झाली लेकिन आज तक मुझे सुख नहीं मिला, और ना कभी तुम्हारे साथ मिलेगा मुझे. हट गया. उस दिन मुझे मेरे भाई के लिए बहुत दुख हुआ साहब. बेचारा इतने विश्वास से घर से बाहर जाता है, इतनी मेहनत करके अपने परिवार को पालता है, आणि ही जी असली तेरा. और ऊपर से उसकी बड़ी बेटी अर्चना ने भी गुल खिलाए थे. मतलब साफ है बाबा, मुझे जावेद से ही शादी करनी है. एक ठेवून देन ना मुस्काटा. हो काय करताय तुम्ही? सब प्यार व्यार भूल जाएगी. जवान बेटी को मारोगे
पहले इसको बोल अपनी जवानी पर काबू रखे। तू थाम भाई, तेरी शादी वही होगी जहाँ हम तय करेंगे। तुम्हें शांता बाबा रहो। बाबा लेकिन मैं उसे अर्जुन तू गाप ना, मैं बात कर रही हूँ ना तेरे बाबा से। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। जो भी आए कुछ भी कहे, मैं खिलाफ ही रहूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जवान बेटी के ऊपर आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। डोका बिका फिर लेगा सुमित्रा। तू क्या बोल रहे है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। वो जावेद का बाप दुबई से ये पैसा कमा के लेके आया, अपनी बेटी खुश रहेगी ना उसके यहाँ। हाँ, जहाँ पैसा देखा कि हो गई ये शुरू। मैं अपनी बेटी को पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। ठीक कह रहे हो तुम भाऊ, हमारी बेटी इस तरह से कैसे किसी के तुम्हें कब बस आओ, मजे मजे बोलो ना। ये हमारे घर का मामला है, हम खुद निपटाएंगे इसे। सुमित्रा। पवन क्या काम करता है? किसी प्राइवेट कंपनी में है वो, बहुत घूमने फिरने वाला काम है उसका। और सुमित्रा? सुमित्रा तो घर में ही रहती थी, हाउसवाइफ थी। अर्चना क्या करती है? अर्चना का बस अब कॉलेज खत्म होने को आया है। अच्छा, सुमित्रा का बस यही एक प्रॉब्लम था या और कुछ? किस मुंह से बताऊं मैं साहब, अभी पिछले कुछ दिनों से लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लग गए थे। क्या बुरा भला? मतलब यही कि उसका किसी आदमी के साथ चक्कर था। पहले तो मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन वो बंदा कौन था? जिग्नेश पंड्या नाम का कोई छोटा मोटा बिल्डर है इसी एरिया का। क्या पवन को इस बात का पता चल गया होगा? हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से एकदम चुपचाप रहने लग गया था। किसी से कुछ बात नहीं करता था, कहीं आता जाता भी नहीं था। पवन की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ साहब, ये बैग इसी दुकान के हैं। कब खरीदा था? देखिए सर, 22 तारीख को ऐसे 3 बैग्स खरीदे गए। किसने खरीदे थे? यानी उम्र क्या होगी उनकी? अब करीबन 25-26 के आसपास उम्र होगी। अच्छा, वो कौन सी भाषा बोलते थे? मराठी। कुछ गाड़ी वगैरह लाए थे? पता नहीं साहब। दिखने में कैसे थे? अब साहब, हर रोज दुकान में इतने लोग आते हैं तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता हूँ। और वो 2 बंदे थे साहब, और उनको साइज में सबसे बड़ा बैग चाहिए था। देखिए सर, बहुत बढ़िया बैग है सर। याच्यापेक्षा मोठी बैग आहे? इससे एक साइज और बड़ा है ना, दिखाइए। ये देखिए सर, 45 किलो का कैपेसिटी इसका। अशा 3 बैग पाहिजे। 3 बैग्स, ओके सर, मैं मंगवाता हूँ अभी गोडाउन से। हेलो मुन्ना, हाँ, अपने गोडाउन में से सबसे बड़े 2 बैग्स लेके आना। साहब, उनको थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि मेरे पास वैसे 3 बैग्स नहीं थे, तो मेरे लड़के को गोडाउन में भेज के और 2 बैग मंगवाए। और साहब, उसमें 1 बैग डिफेक्टिव भी था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल अच्छा बैग मंगवा के देता हूँ, लेकिन वो बोले कि मुझे तुरंत चाहिए। फिर साहब, मैंने वो डिफेक्टिव बैग कुछ सोल्यूशन लगा के दे दिया। सर, ये देखिए, ये बैग चिपकाया गया है। ये देखिए। मतलब ये काम उन 2 लोगों का ही है। क्या खबर है? सर, ये वही दुकान है जिस दुकान से 22 तारीख के रविवार को उन 2 लोगों ने 3 बैग खरीदे थे, बिल्कुल एक जैसे, जिसमें से एक बैग डैमेज था। ये देखिए सर, और वो बैग उस दुकानदार ने चिपका के दी थी क्योंकि उन्हें वो बैग्स बहुत अर्जेंट में चाहिए थे। वो एक दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। और इत्तेफाक की बात यह है सर कि ये बैग वही है। तांडेल, मुझे शक है कि ये काम पवन गावित का ही है। सरिता के स्टेटमेंट के मुताबिक उसके पास अपने बीवी की हत्या करने का मोटिव है। सर, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मर्डर एक हुआ है तो उन्होंने 3 बैग क्यों खरीदे? बाकी 2 बैग? एक तो अपनी बेटी अर्चना और उसके आशिक जावेद के लिए। मुझे जावेद से ही शादी करनी है। एक ठेहुन देना मुस्कुराहट। या फिर अपनी पत्नी सुमित्रा का आशिक जिग्नेश पंड्या के लिए।
तांडेल उस वेंडर को बुलाओ, उसे पवन की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं साहब, ये नहीं है, ये तो ज्यादा है उनसे उम्र में, वो दोनों जवान थे इससे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा उन दोनों का हुलिया बताने के लिए। अभी आप जाइए। ठीक है साहब, आइए। तांडेल, उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट लोकेशन मंगाओ। अर्चना के रिकॉर्ड से उस जावेद का नंबर निकालो और इस जिग्नेश पांड्या को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर, सुमित्रा के साथ मेरे रिलेशन थे, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसके मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कहता हूँ। आप दोनों पहली बार कब मिले थे? उनकी सोसाइटी की मेंटेनेंस मीटिंग में। मैं उस सोसाइटी का बिल्डर था और इसी वजह से मेरा अक्सर वहां आना जाना लगा ही रहता था। 3-4 बार मेरी वही मुलाकात हुई और एक दिन अचानक वो मेरे ऑफिस में आ गई। तकरीबन 9 बजे का टाइम था, मेरा स्टाफ जा चुका था और मैं भी बस जाने की तैयारी में ही था। हाँ, यहाँ इस वक्त कोई खास काम? नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों आप निकल रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना अंदर प्लीज। जी आइए। बैठिए। जी कहिए। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उस दिन आपने सोसाइटी की मीटिंग में जो कहा था वो। हाँ हाँ यस, याद है। अरे आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है। ऐसी कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल ही तो है। हाँ, बात तो सही है। हाँ, लेकिन पहनने वाले के अंदाज पे निर्भर होता है। मतलब उसका अंदाज अगर अच्छा हो तो वो कुछ भी पहने, सब अच्छा लगता है। हाँ, आपको मेरा अंदाज अच्छा लगा। मुझे आप अच्छे लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पानी मिलेगा? जी पानी, 1 मिनट अभी देता हूँ। ये लीजिए पानी। जी। क्या हुआ? देखिए ना, मेरी साड़ी भीग गई है। बाहर इतनी ठंड है और आपकी साड़ी भीग रही है। जब आप मेरे इतने करीब हैं, तो मुझे ठंड कैसे लगेगी? उस रात में अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, मुझसे सुख चाहती थी वो। कुछ दिनों पहले मेरी बीवी को इसके बारे में सब पता चल गया। मैंने जैसे तैसे उसे समझाया, उसे मनाया और सुमित्रा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। सच कहता हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जमते का नहीं सर, मुश्किल लग रहा है। ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। 2 लोग थे, शायद इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी है, दोनों स्केचेस आज ही फाइनल करके सभी पुलिस स्टेशन को भेजने हैं राउत। सॉरी, अब फास्ट। सर ठीक है। जी कहिए। जावेद है घर पे? जी नहीं। कब लौटेगा? पता नहीं, पिछले 4-5 दिनों से किसी दोस्त के घर गया हुआ है और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ साहब? क्या किया है मेरे बेटे ने? किसके घर पे गया, कुछ पता है आपको? जी नहीं, शायद मुंबई से बाहर गया हुआ है। बताइए ना साहब, उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? कि आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई करीबी दोस्त का नंबर है आपके पास? जी, इरशाद का नंबर है मेरे पास।
लाइए नंबर लाइए। जी अभी लाइए। जी लिख लीजिए। जावेद को कब से जानते हो? बचपन से जानता हूँ साहब। जहाँ कहीं भी जाता होगा तुम्हें तो बता के जाता होगा ना? नहीं साहब, इस बार कुछ नहीं बता के गया। अर्चना को जानते हो? जी हाँ, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पागलों की तरह। कब से चल रहा है इन दोनों में चक्कर? साल भर से शायद। अर्चना और उसके घर वालों को जावेद ने कमरा दिखाया था। एजेंट है क्या वो? हाँ साहब। तो अर्चना के बारे में भी सबसे पहले तुम्हें ही बताया होगा ना? नहीं साहब, कुछ भी नहीं बताया था। मैंने पहली बार दोनों को एक साथ देखा था और तब जाकर उसने सॉरी बोला। पता है, बहुत घुमाया। तू सुन रहा है? वो देख जावेद। उसके बाद कभी कोई बात हुई तुम्हारी उसके साथ? हुई थी ना साहब। हाँ, अर्चना नाम है उसका और बहुत प्यार करता हूँ उससे। ऐसा वैसा प्यार नहीं, एकदम निकाह वाला प्यार। क्या बात कर रहा है? अल्लाह कसम, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं, कुछ भी। अभी कुछ 10-15 दिन पहले जावेद बेहद अपसेट था। मैंने उससे वजह भी पूछी थी। अरे तू यहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। क्या हुआ, क्या है तुझे? इतना टेंशन में क्यों है? अर्चना के घर वालों ने हमारे निकाह के लिए मना कर दिया। ये तो होना ही था जावेद। मेरी मान, तू अर्चना को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। पागल हो गया तू? मैं उसे नहीं भूल सकता, बल्कि भूलना भी नहीं चाहता। अब तो किसी भी कीमत पर मैं उसको पाकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। उसके बाद उसने मुझसे कुछ पैसे भी लिए। अर्चना और वो सोमवार की सुबह घर से भागने वाले थे। क्या? सोमवार की सुबह? हाँ साहब। पुलिस के लिए ये पहेली अब और उलझने लगी थी। पवन ने अपनी बीवी और बेटी से तंग आकर उन्हें और जावेद को मारा है, या फिर जावेद और अर्चना ने अपनी शादी के लिए सुमित्रा और पवन को मारा है। लेकिन सरिता के मुताबिक सुमित्रा को अर्चना और जावेद के निकाह से कोई एतराज नहीं था, तो फिर वो भला उसे क्यों मारेंगे? हर लम्हे के साथ पुलिस की थ्योरीज बदल रही थी, लेकिन इस चर्चा का अंत तब हुआ जब पुलिस को भायंदर के नवग्रह नाके के पास रेलवे ट्रैक पर एक और सरकटी लाश मिली, वैसे ही सूटकेस में। सर, आदमी की बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आदमी लगभग 45-50 के बीच का होगा। सर, मर्डर फिर से उसी तरह से किया गया है। मारने के बाद सर काटा गया है और बॉडी को उसी तरह की सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया है। बॉडी पे कोई निशान? हाँ सर, हाथ पर ओम का निशान है। सरिता को कॉल करो और उसे पूछो कि कहीं पवन के हाथ पे ओम तो नहीं है। सर, मतलब जावेद और अर्चना ने मिलकर पवन और सुमित्रा की हत्या की है? हो सकता है। सर, फिर ये तीसरा सूटकेस किसके लिए? और जावेद और अर्चना भाग गए तो आखिर गए कहाँ? क्या उन्होंने शादी कर ली या निकाह कर लिया? सर, जावेद और अर्चना के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, सोमवार की दोपहर तक जावेद का मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है, नासिक की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और उसके बाद वो बंद हो गया। और अर्चना का फोन तो रविवार से ही बंद है। इसका मतलब जावेद और अर्चना शायद साथ में ही है। मुझे भी यही लगता है सर। पुलिस को अर्चना के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। और जावेद शाहपुर क्यों गया होगा? सवाल कई थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं मिल पा रहा था। और फिर अचानक इस गुत्थी को सुलझाने वाली एक अहम कड़ी पुलिस के हाथ लग गई।
सर जावेद का मोबाइल ऑन हुआ है और उसका मोबाइल लोकेशन शाहपुर दिखाई दे रहा है। वो मुंबई की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, वो जरूर अपने घर लौटेगा। उसके घर के पास ट्रैप लगाते हैं। इतने दिन तेरा फोन भी बंद आ रहा था। वो मैं अपने दोस्त के घर पे था। अरे ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे जावेद! जावेद! रुक! रुक! इतने दिन कहा था? शाहपुर में था। मर्डर करके शाहपुर में छुप गया था ना? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मर्डर नहीं किया? फिर शाहपुर में क्या लुक्का छुपी खेल रहा था? नहीं साहब, मैं एक लड़की से शादी करने वाला था। हमारा प्लान बना था भाग के शादी करने का। हाँ पता है, अर्चना नाम है ना उसका? हाँ साहब, आपको कैसे पता? जिसे प्यार किया था उसे ही मार डाला। उसका भी सर काटा क्या? क्या बोल रहे साहब? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हमें देख के भागा क्यों? मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया था। मुझे लगा आप लोग उसी सिलसिले में आए हो। बहाना अच्छा है। अर्चना कहाँ है बता, चल बता। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बल्कि मैं खुद हैरान हूँ कि वो उस दिन क्यों नहीं आई थी। मतलब? साहब, सोमवार की सुबह हम भागकर शादी करने वाले थे। मैंने पैसों का सारा इंतजाम करके रखा था। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार कर रहा था, वो नहीं आई। उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर उसका फोन बंद था। फिर मुझे गुस्सा आया और उसके घर गया। तो गुस्से में उसके माँ बाप को मार डाला? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। घर गया तो घर पे ताला लगा था। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। फिर उस शाम में शाहपुर गया, दोस्त के साथ दारू पी रहा था। तो तेरा कहना है 2 हफ्ते तू दारू पी रहा था? हाँ? नहीं साहब, मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में पुलिस वालों ने मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ लिया। ड्रिंक एंड ड्राइव? फिर गाड़ी कहाँ है? साहब, दोस्त की गाड़ी चला रहा था। 10-12 दिन शाहपुर पुलिस स्टेशन में था। अम्मी को तकलीफ ना हो इसलिए उनको कुछ भी नहीं बताया। एक दोस्त ने बिल पे रिहा किया। सर, शाहपुर पुलिस स्टेशनला फोन लावून चौकशी करा। हो सर। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि यह सच बोल रहा है। सर, शाहपुर पुलिस स्टेशन में मैंने फोन किया था। जावेद उस दिन लॉकअप में ही था, मंगलवार की रात से। आज ही छुट्टा है, इसलिए उसका मोबाइल बंद आ रहा था। सर, अगर जावेद नहीं हो सकता है तो कातिल कौन हो सकता है? अर्चना खुद? क्योंकि अब तक उसी का ठिकाना नहीं मिला है, या कोई और? एक ही परिवार के 2 लोगों को बहरे में से मारा है तांडेल। ये ऐसे मर्डर सिर्फ वही कर सकता है जो उस परिवार से बहुत ज्यादा नफरत करता हो। और ऐसी वजह सिर्फ जावेद के पास है। वो तो लॉकअप में था। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। लेकिन वो सुमित्रा को क्यों मारेगा? वो तो शादी के खिलाफ नहीं थी। तांडेल, इस केस में ऐसा जरूर कुछ है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वो छोटी बच्ची आदिति, वो किसके पास है? सर, उसकी बुआ के पास, सरिता के पास। लेकिन सरिता की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे पाल सके। उम्मीद है कि अब तक कातिल ने अर्चना को ना मारा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपने आई बाबा के पास जाना है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। विदाई के वक्त हर लड़की ऐसी ही रोती है। अब तेरे आई बाबा का घर तेरा नहीं रहेगा बेटी, अब यही तेरा घर है। हाँ? ले खा ले। तुझा तो
इतना प्यार से समझा रही हो, समझ में नहीं आता। रुक, तुझे बरोबर करती हूँ। रुक, तुझे ना। वो औरत कौन थी और उसने अर्चना को क्यों अगवा कर रखा था? आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे? बेचारी अर्चना तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता की हत्या हो चुकी थी, पर कौन कर रहा था ये सब और क्यों? नहीं साहब, कोई अंदाजा नहीं। आपके पड़ोस में 2 लोगों को मारा गया, जान से मारा गया, और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? उस दिन संडे था और इंडिया का क्रिकेट का मैच चल रहा था, पूरा मोहल्ला उसी में मशगूल था साहब। अच्छा एक बात बताइए, पवन का या फैमिली के किसी भी मेंबर का किसी के साथ झगड़ा, कुछ बोलाचाली हुई थी? नहीं साहब, ये लोग अभी अभी यहाँ रहने आए थे, लेकिन ये लोग गायब होने से पहले करीबन हफ्ता भर पहले मैंने जोर जोर से झगड़े की आवाज जरूर सुनी थी। शायद कोई रिश्तेदारी था उनका। नाम बताया आपको? नहीं साहब, नाम तो नहीं पता, लेकिन झगड़े से लग रहा था पैसों को लेकर कोई मामला है। ऐसे कैसे नहीं देगा? पैसे तो तुझे देने ही होंगे। एक बार नहीं बोला तो समझ में नहीं आता है तेरे को? मुझे अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो इतनी आसानी से तुझे छोड़ूंगा नहीं, भगुन घेन तुला। जा जा, धमकी दे रहा है? एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, समझे? ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ये तेरी कमाई नहीं मांग रहा हूं मैं, जो बाप दादा ने कमाया ना उस पर मेरा भी हक है। तेरा हक है? हाँ, वो कोर्ट में देख लेंगे। चल निकल यहाँ से। हाँ अभी जा रहा हूं मैं, कोर्ट में देख लूंगा। जा जा, नहीं तो मैं ही धक्के मार के घर से निकालूंगा। मुझे धक्का देगा तू? हाँ हाँ, याद रखूंगा तुझे, और इसका हिसाब भी तुझे देना होगा। चल, याद रखना। बहुत ज्यादा गुस्से में था साहब वो। तस्वीर देखोगे तो पहचानोगे? जरूर साहब। यही एक फोटो है साहब मेरे पास। इसमें सब लोग हैं, सगे, चचेरे, भाई बहन, बुआ के बेटा बेटी, सब लोग हैं। इसमें से किसका आना जाना था पवन के घर पे? ज्यादा तो किसी का नहीं। और जो लोग इनमें नहीं है उनकी तस्वीर मिलेगी? मुश्किल है साहब, पवन के घर और किसी का इतना आना जाना नहीं है। यही है। ये? हाँ जी। ये तो किशोर है, हमारा चचेरा भाई, नासिक में रहता है ये। कत्ल के 1 हफ्ते पहले वो यहाँ पर आया था और पवन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। क्या? और पवन के अंतिम संस्कार पे भी नहीं था ना वो? नहीं था साहब। दरअसल किशोर और पवन के बीच हमारी गांव की पुश्तैनी जमीन के लिए पिछले कुछ सालों से झगड़ा चल रहा था। यहाँ तक कि दोनों कोर्ट कचहरी पहुँच गए थे। केस अभी आखिरी पड़ाव में है। वकील का कहना है कि केस पवन जीतेगा। आद्या, बाबा क्या जीतेंगे? ले, ले। ले। ये ले टॉवेल, पोंछ डाल और कपड़े उतार। सुना नहीं तूने? बहरी हो गई? कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। आखिर अर्चना के साथ क्या हो रहा था? वो किसके साथ थी? अगर जावेद सच बोल रहा था तो फिर सुमित्रा और पवन गावित की हत्या किसने की थी? अर्चना जावेद से मिलने की बजाय यहाँ किसकी कैद में फंस गई थी? पवन के भाई किशोर का इस पूरे मामले में क्या हाथ था? क्या वो औरत और किशोर एक साथ थे? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, अर्चना की शादी आखिर किससे करवाई जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।